नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से पहले आपको बता दें कि यहां पर भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारिता विभाग में 2 अफसरों का डिमोशन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें 2 एडिशनल कमिश्नर का सरकार ने यहां पर डिमोशन किया है, जिनके नाम आपको बताते चले कि रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार बताया जा रहा है। आपको बता दें ये 2 एडिशनल कमिश्नर हैं जिनका सरकार ने डिमोशन किया है, जिनके नाम भूपेंद्र कुमार और रविकांत सिंह बताए जा रहे हैं। योगी सरकार का एक सख्त कदम इस वक्त का देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 बड़े अधिकारियों का यहां पर डिमोशन किया गया। भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार का सख्त रुख यहां देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हर दिन कम से कम 1.5 लाख नमूनों की जांच की जाए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एनसीआर के जिलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि जांच को और ज्यादा बढ़ाया जाए। योगी ने निर्देश दिए कि हर दिन कम से कम 1.5 लाख नमूनों की जांच की जाए। कोविड संक्रमित लोगों से लगातार संपर्क बनाते रहें और उनके उपचार की सभी जरूरी व्यवस्था कराई जाए। ज्यादातर लोगों को घर में ही अलग रहने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए उन्हें क्वारंटीन प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी देने को कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि राजधानी लखनऊ और एनसीआर के कई जिलों में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इन जिलों में मास्क की अनिवार्यता को भी प्रभावी बनाया जाए और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया जाए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के कोविड टीकाकरण पर संतोष जाहिर किया, लेकिन बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पहली खुराक के बाद अब पात्रता के अनुसार दूसरी खुराक भी दी जाए। साथ ही 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उन्हें बूस्टर खुराक लगाए जाने में तेजी लाने के लिए कहा गया है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। यहां पर एक खबर है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से जुड़ी, जिन्होंने अपने ही भतीजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से काफी नाराजगी जाहिर की। चाचा भतीजे की नाराजगी अब जग जाहिर भी हो चुकी है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। शिवपाल ये भी कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सबको साथ लेकर चलते तो 2022 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। दरअसल एक निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए शिवपाल सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी के कारण बताएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और फिर सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। सपा के 111 विधायकों में से एक होने के बाद भी उन्हें सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। तो वहीं अखिलेश से जब इस बात में पूछा गया तो उन्होंने गठबंधन के दलों के साथ बैठक में बुलाने की बात कह डाली। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि उनका सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। शिवपाल ने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि अगर अखिलेश उन्हें गठबंधन में मानते तो फिर चुनाव से पहले हुई गठबंधन की बैठकों में क्यों नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव आगे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालकर वो प्रदेश के सभी जिलों में गए थे। कार्यकर्ताओं को चाह थी कि प्रसपा भी जाए और अखिलेश को भी नेता मान लिया था, लेकिन सपा ने मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बाद सबसे वरिष्ठ नेता आखिर शिवपाल ही थे, लेकिन उनका उपयोग चुनाव में नहीं किया गया। उन्हें स्टार प्रचारकों में भी शामिल नहीं किया गया। पार्टी में कोई जिम्मेदारी शिवपाल को नहीं दी गई। और इसी बीच अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने ब्रज 84 कोस की यात्रा पूरी कर ली है। इस दौरान उन्होंने 7 दिन में 401 किलोमीटर की दूरी तय की और ब्रज 84 कोस की यात्रा को पूरा करने के बाद हेमा मालिनी ने कहा कि यात्रा में उन्हें कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि ब्रिज यात्रा के दौरान करीब 43 गांव और 32 पड़ाव स्थल का दौरा किया। ज्यादातर जगह की हालत दयनीय है। बीजेपी सांसद ने कहा कि महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है,
क्योंकि पूरे परिक्रमा मार्ग पर उनके लिए शौचालय नहीं है। ऐसे में जल्दी ही परिक्रमा मार्ग पर शौचालय बनाए जाएंगे। आगे हेमा मालिनी ने कहा है कि हर 2 किलोमीटर के बाद शौचालय और स्नान घर, ठहरने के लिए अस्थायी व्यवस्था, प्रवचन के लिए हॉल और पूरे मार्ग पर पेड़ जैसी व्यवस्था की योजना बनाई गई है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा और उनकी टीम के साथ 84 कोस ब्रिज यात्रा के नवीनीकरण के दौरान शामिल किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। हेमा मालिनी ने कहा है कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को विश्व विरासत के नक्शे पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने ब्रिज 84 कोस यात्रा की शुरुआत यमुना किनारे स्थित देवराहा बाबा के आश्रम से की थी। 17 से 23 अप्रैल तक उन्होंने 401 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान वो ब्रिज 84 कोस के करीब 43 गांव में पहुंची और 32 पड़ाव स्थल के दर्शन किए। हेमा मालिनी ने राजधानी के प्रमुख 8 सखियों के गांव में भी अवलोकन किया है। तो वहीं दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बार फिर से कोरोना के नए केस सामने आने वाले हैं और ऐसे में अभी मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो नए केसेस हैं एक बार फिर से 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 120 नए कोरोना केस सामने आए। साथ ही साथ जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 656 हो गई है। इससे पहले रविवार को यह आंकड़ा करीब 98 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर मिले थे। हालांकि गाजियाबाद में कोरोना के केसों में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है। सोमवार को यहां कोविड के जो हैं करीब 49 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बार फिर से कोरोना के नए केस 100 के पार चले गए। पिछले 24 घंटे में जिले में 120 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 656 हो गई। इससे पहले रविवार को यहां पर 98 कोरोना संक्रमित मिले थे। हालांकि गाजियाबाद में कोरोना केसों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को यहां कोविड के करीब 49 नए केस दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बार फिर से कोरोना के नए केस 100 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में 120 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ साथ जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 600 के पार पहुंच गई है। और अब खबर बरेली से है, जहां सपा के प्रतिनिधि मंडल में संजय लाठर नेता प्रतिपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साध दिया है। यहां आपको बता दें कि सर्किट हाउस में संजय लाठर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार ने आतंक और दहशत फैलाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सपा विधायक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप नियमों के विरुद्ध तोड़ा है। तो वहीं देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम कानून बने हैं। पुलिस प्रशासन भी इन कानूनों को सशक्त बनाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम चलाकर धरपकड़ करती है। लेकिन आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला वृंदावन का है, जहां सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के दौरान कांस्टेबल रोहिणी सिंह जब परिक्रमा मार्ग पहुंची तब उन्हें एक साधु वेशधारी संदिग्ध रूप से गतिविधियां करता हुआ दिखाई दिया, जिस पर तुरंत ही रोहिणी सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने साधु और उसके साथ चल रही युवती से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच मौका पाकर साधु वेशधारी मौके से फरार होने में सफल हो गया। लेकिन समय रहते रोहिणी सिंह की तत्परता की वजह से युवती साधु के चंगुल से बच गई। पूरा मामला इस प्रकार है कि एंटी रोमियो टीम थाना वृंदावन भ्रमण पर थी और इस समय परिक्रमा मार्ग में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तब ऐसे संदिग्ध कोई इस प्रकार से दिखाई दी, लड़की बाहर की है। तो ज़्यादातर संदिग्ध लोगों से हम लोग बात करते रहते हैं। तो वहाँ उसके पास पहुँचे तो उससे जानकारी करना इकट्ठी किए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं। ये देखते हुए साधु वहाँ से चला गया बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। और उस लड़की के द्वारा पूछा गया आप कहाँ जा रहे हो, ना उसने कुछ बोला ना ही कुछ बताया, तुरंत वहाँ से निकल गया। इसके बाद लड़की से पूछा गया मेरे द्वारा आप कहाँ से हो। लड़की द्वारा बताया गया है कि वो शिमला या फिर गोरखपुर की रहने वाली इस समय शिमला से आई हुई है और यहाँ वो रूम देखना चाहती है। रूम कहीं मिल नहीं रहा, अकेली लड़की को रूम कोई दे नहीं रहा है। तो इसकी समस्या को सुनते हुए वो बाबा इसके पास खड़ा होगा कोई, तो बोला मैं आपको रूम दे दूंगा। और उसका आधार कार्ड चेक किया
उसे रूम के बहाने वो ले जा रहा था। अब ये नहीं कह सकते कहाँ ले जा रहा था और वो हमें देख के भाग कैसे गया पूरा। खबर महाराजगंज से है, जहां पर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। यहां पर पुलिस ने आग से झुलसकर मृत हो गई एक वृद्ध महिला का शव कंधे पर रखकर पुलिस ने एक सरकारी और रास्ते पर कोसों दूर तक पैदल चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। महाराजगंज पुलिस के इस मानवीय कार्य के चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथ ही खबर के मुताबिक पुरनपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट पर पड़ने वाले एक टोले पर आग से 10 घर से ज्यादा जलकर खाक हो गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों की जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस आगजनी में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। इसी दौरान पुरनपुर की पुलिस एक सराहनीय कार्य करती हुई वृद्ध महिला के शव को रीति रिवाजों के साथ कंधे पर रखकर कई किलोमीटर तक पैदल चली। पुलिस का नेक और सराहनीय कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। और खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने उनके निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। तो वहीं आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस को 1500 लीटर अवैध शराब, 14 भट्टियां और 32 क्विंटल लहन बरामद हुआ है। इसे पुलिस ने नष्ट कर दिया और अवैध शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं सीतापुर के थाना क्षेत्र अटरिया से सड़क हादसे का एक मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कियों समेत उनकी मां को कुचल दिया है। इसमें एक बेटी और मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अयोध्या के चौक स्थित एलजी चेंबर के 2nd फ्लोर पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चेंबर में आग लग गई है, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पा लिया। आग लगने से एलजी चेंबर को काफी नुकसान भी हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का 2.0 यानी कि एक और महीना पूरा हो गया है और इसी दौरान पिछले 1 महीने में सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और आम आदमी की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए। और आज रायबरेली में हमारे संवाददाता ने जनता से जाना कि कैसा रहा योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल, जिसका 1 महीना पूरा हो चुका है। योगी सरकार 2 की कार्यकाल का 1 माह बीत चुका है। इस 1 माह में उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन हुए? हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। योगी सरकार के कार्यकाल के 1 माह बीत चुके हैं। इस 1 माह में क्या परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है? क्या परिवर्तन हुआ? काफ़ी अच्छा परिवर्तन महसूस हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। सरकारी योजनाओं का लाभ अच्छा मिल रहा है और कुल मिला के बहुत ही अच्छी प्रयागराज में 1 माह के अंदर 2 अलग अलग परिवारों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं हुआ है, तो क्या कहना है? अब वो कानूनी कार्य है, उसमें कानून अपना काम कर रही है। वो जो उसका रिजल्ट निकले उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हम, तो कानून अपना काम कर रही है। बाकी कुल मिला के अच्छा कार्य है योगी सरकार का 1 महीने का, ये कहूँगा मैं। योगी सरकार के कार्यकाल का अच्छा बता रहे हैं ये। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष जी, योगी सरकार 2 के कार्यकाल का 1 माह बीत चुका है। इस 1 माह में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ? देखिए, अगर बदलाव की बात की जाए तो जिस दिन उनका शपथ ग्रहण हुआ था उसी दिन उन्होंने भूमाफिया या फिर जो हिस्ट्री सीटर थे उन सब पे नकेल कसने का काम किया था। उसी दिन एक एनकाउंटर लखनऊ में किया गया, जिससे भी आप भी परिचित होंगे। और सबसे ज्यादा जो बदलाव देखने को मिला है वो इनका बदलाव भूमाफियाओं पर देखने को मिला है। जो भी भूमाफिया थे उनके संपत्ति पर बुलडोजर चलाना और कानूनी व्यवस्था को और दुरुस्त करना, तो बदलाव काफी अभी 1 ही महीना हुआ है। अभी 1 ही महीना हुआ। हमारे साथ एक और साथी है जो ये इनकी दुकान है यहाँ पर। और ये क्या नाम है आपका? राहुल वाजपेयी। राहुल जी, योगी सरकार के कार्यकाल का 1 माह पूरा हो चुका है। इस 1 माह में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये हो गया कि जितने गुंडे माफिया थे उनके मकान ध्वस्त हो रहे हैं। जो अवैध कब्जा करते थे अब लोग दूर दूर भाग रहे हैं, यही परिवर्तन है।
और भी अब 1 महीने में क्या परिवर्तन हो सकता है। 5 साल 1 माह हुआ है। अरे 5 साल में भी 1 ही माह तो गुजरा, अभी तुझे बहुत सारे भी महीने बाकी हैं और जो है कार्रवाई और होगी और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अब जैसे जैसे कार्यकाल और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य और बढ़िया होगा। तो 1 माह के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। इसी तरीके काम होता रहे और लोगों का विकास होता रहे। और क्या परिचय आपका? नरेंद्र क्रांतिकारी। नरेंद्र जी, योगी सरकार 2 की कार्यकाल का 1 माह बीत चुका है, तो इस 1 माह में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया? बदलाव तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है इस समय। भूमाफिया जो है वो दहशत में है, बाकी उसी तरीके है जिस तरीके पूर्व थे। जी, मैं विजय विद्रोही। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 माह बीत चुका है, तो इस 1 माह में उत्तर प्रदेश क्या बदला? कुछ नहीं बदला, वो 1 का एडिशन है 2, जो जहां 1 में छोड़ा था उन्होंने उसी से आगे उनकी यात्रा शुरू है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 15 दिन बहुत मुश्किल में इस प्रदेश की जनता के गुजरे हैं और चारों तरफ नफरत का पूरा एक वातावरण पैदा करके जनता के जो वास्तविक सवाल हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। हत्याओं का जिक्र किया है, लेकिन प्रयागराज में ठीक आपको जानकारी होगा कि इसी 1 महीने के अंदर 13 छात्रों ने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इलाहाबाद के विभिन्न हॉस्टल्स में डेलीगेसीज में रह रहे थे, उन्होंने आत्महत्याएं भी की हैं। तो रोजगार का सवाल कोई गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दौर में एड्रेस किया है, न इस दौर में अभी भी उनके पास कोई योजना नहीं है। अपराध नियंत्रण और किसानों की योजना, गरीबों के लिए योजनाओं को लेकर सरकार तो वादे बहुत बड़े बड़े कर रही है। वादे करने का सवाल तो ये है कि अभी आपको अगर याद हो तो 15 दिन पहले जो इस देश के अंदर मेडिसिन से लेकर के और खादों तक में जो भार बढ़ाया गया है, जनता के ऊपर महंगाई का बोझ लादा गया है, उसके जरिए 10 लाख करोड़ रुपया 1 साल में खाली देश के किसानों पर खादों में बढ़े हुए मूल्य का जो भार पड़ने वाला है वो पड़ने जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में आप कौन सी सब्सिडी? एमएसपी बढ़ाया है सरकार ने, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम जो है एमएसपी बढ़ाए हैं। आप सवाल एमएसपी बढ़ाने का सवाल नहीं कि एमएसपी आप क्या तय कर रहे हैं, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का सवाल है। और जिस सवाल को लेकर के किसान लंबे समय से लड़ते रहे, तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने से अभी भी सरकार पीछे हट रही है और पूरी तरह से इस सवाल को दरकिनार करके निजी व्यापारियों के लिए के बाद वो किसान आंदोलन का जो लोकतांत्रिक उपलब्धियां हैं उनको बदनाम करने और किसान आंदोलन निष्प्रभावी हो गया इस चुनाव में, अपनी जीत को इस रूप में साबित करने की एक कोशिश भी चल रही है, जिसके जरिए आने वाले दिनों में जो जनता के, मजदूरों के, किसानों के, दलितों के जो आंदोलन होने वाले हैं उनको हाशिए में ढकेलने की कोशिश हो रही। और शासन कैसा चल रहा है इसका अंदाजा आप लॉ एंड ऑर्डर पर क्या लॉ एंड ऑर्डर का एक नमूना आपके इसी रायबरेली में है कि मजदूरी मांगने पर एक दलित बच्चे से जो है 10 लोग जो है पैर चटवाते हैं, नंगा करके पीटते हैं। 1 माह के कार्यकाल को लेकर लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा भी है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार की सराहना भी की है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और इसी बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां आपको बता दें कि इंदिरा नगर के पिकनिक स्पॉट पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर आपको बताते चले कि इंदिरा नगर के पिकनिक स्पॉट रोड पर मुठभेड़ की गई और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लग गई है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और मुठभेड़ के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मुठभेड़ की पूरी जो घटना है उस पर संज्ञान भी लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यहाँ 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक शख्स घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर संज्ञान लिया है इस मामले पर। और लखनऊ से खबर सामने निकल कर आई है जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ये मुठभेड़। आपको बता दें कि दिन दहाड़े ये मुठभेड़ हुई है जहां पर इंदिरा नगर के पिकनिक स्पॉट रोड पर मुठभेड़ की ये खबर सामने आई है।